देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव अब संपन्नता की ओर बढ़ चुका है। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब 7वें चरण का मतदान बस शेष है, वो भी चंद घंटों के बाद। चंद घंटों इसलिए कह रहा हूं कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसका भी मामला ख़त्म हो जाएगा और सबकी नज़र फिर 10 मार्च पर होगी कि ईवीएम खुलेगा तो परिणाम कैसा होगा। लेकिन ईवीएम जो स्वयं शक के दायरे में है, लगातार ईवीएम के खिलाफ कई वर्षों से आवाज़ें उठ रही है और ये आवाज़ कई जगहों से उठी है। जब यूपीए की सरकार थी तो भाजपा के कुछ नेता उठा रहे थे, उसके बाद फिर जब भाजपा की सरकार आई तो अलग अलग संगठनों और पार्टियों के द्वारा ईवीएम को कटघरे में लाने की कोशिश की गई। क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी है? क्या वाकई ईवीएम हैक किया जाता है या छेड़छाड़ किया जाता है या अदला बदली की जाती है, सत्ता का दुरुपयोग होता है, इत्यादि इत्यादि कई प्रश्न हैं। ईवीएम पर कई बार अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह ने भी जोरदार प्रहार किया है और कई बार आंदोलन भी किया है। जंतर मंतर से लेकर कई जगहों तक बड़े बड़े सेमिनार भी किए हैं और इन्होंने भी ईवीएम पर शक शुबहा जाहिर करते हुए इसको बंद करने की मांग की है। अब जानने की कोशिश करेंगे, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह मौजूद हैं। सर, ईवीएम में तो आपका भी बंद हो गया, सबकी किस्मत लोग कहते हैं ईवीएम में बंद हो गया, लेकिन क्या वो जो खुलेगा तो ये यकीन है कि ठीक ठाक खुलेगा मामला? देखिए, ईवीएम सदैव से भी एक शक के घेरे में रही हैं। 2009 का जब चुनाव हुआ था, मैं कैंडिडेट था नगीना से, और जब उसके जब परिणाम आए तो हमने मीटिंग की। मीटिंग में मैंने साफ तौर से कहा था कि ये ईवीएम का गड़बड़ है, क्योंकि मुझे किसी भी बूथ से डबल डिजिट में वोट नहीं मिला। डबल डिजिट में वोट नहीं मिला था मुझे, जबकि वोट पड़ा था, मुझे जम के वोट पड़ा था। तो वो कुछ इस तरह से सेटिंग की जाती है कि जैसे ही डबल डिजिट बनेगी तो वो वोट ट्रांसफर होके किसी पर्टिकुलर उसमें चला जाएगा। अच्छा, ये सेटिंग है? हाँ, ये भी सेटिंग होती है। उसमें क्या है कि ईवीएम में एक चिप है, जो मोबाइल के अंदर ये चिप ही होती है ना। अगर आपने कॉल फॉरवर्डिंग लगा दी तो आप मुझे मिलाएंगे और बोलेगा कोई और मेरी जगह पे। ये कॉल कहीं घंटी किसी और के मोबाइल में बजेगी। हाँ, उसको कॉल फॉरवर्डिंग ये सिंपल चिप का है। और चिप का कमाल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, दे कैन इजीली बी रिमोटली कंट्रोल्ड। ये तमाम हैं, सैयद शुजा हैं जो इंग्लैंड से बार बार इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और भी एक इंजीनियर थे इसके आंध्र प्रदेश के, उनको बाद में जेल भी भेजा था, उसके ईवीएम की चोरी के मामले में जेल भेजा था। बहुत बड़ा मामला हुआ था, उन्होंने भी इसको ऑब्जर्व किया। अमेरिका के जो इंजीनियर्स हैं वो भी इसको एक्सपोज कर चुके हैं। और यहाँ तक जिन देशों से इसकी शुरुआत हुई थी, जिन देशों से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, उन देशों से भी ईवीएम हटा ली गई है। तो हमें यहाँ क्या दर्द है? भारत क्यों इसको ढो रहा है? भारत ये ढो रहा है कि भाई जो कांग्रेस लेके आई थी इसको, कांग्रेस मेन विपक्ष है, कांग्रेस बोलता नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई नहीं है, एक ही खून है, एक ही ब्लड है। जो भाजपा और कांग्रेस में फ़र्क नहीं है। हम लोग पूरे 70 साल से जो फ़र्क देख रहे हैं वो फ़र्क नहीं है। एक चने के दो दाल। बिल्कुल वो ये बिल्कुल करके एक सिक्के के दो पहलू कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो हैं। तो वो नहीं बोलते। और उन दोनों का कांग्रेस और बीजेपी का मकसद, खास तौर से मकसद ये है कि किसी तरह से सवर्ण हिंदुओं की सत्ता कायम रहे इस देश में। उसके लिए ईवीएम से बढ़िया कोई है नहीं, क्योंकि अब जो पहले जो बैलेट से चुनाव होता था और बूथ कैप्चरिंग होती थी, और बूथ कैप्चरिंग करने वाले मोस्टली बैकवर्ड के क्लास के लोग होते थे, जनसंख्या के आधार पर, और वो मजबूत भी होते थे। अब वो बैकवर्ड अब इतना तो समझ गया है कि हमें किसको करना है, तो बूथ कैप्चरिंग तो मुझसे भी अब डरते हैं, बूथ कैप्चरिंग नहीं करवा पाएंगे। किसी ब्राह्मण ठाकुर बनिया की औकात नहीं है कि वो बूथ कैप्चरिंग कर जाए। तो वो बैकवर्ड के लोग करते थे, और मंडल की जब से बात चली तब से बैकवर्ड भी इनसे सावधान हुआ है। अब वो इनके पक्ष में बूथ कैप्चरिंग नहीं कराएगा, इसीलिए ये किसी भी कीमत पर ईवीएम को हटने नहीं देना चाहते हैं। ईवीएम तो ये बिल्कुल है। और यहाँ तक कि मेरी मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं इसके किसी बड़े अखबार के, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने आज पूछ लिया जी कि कैसे क्या है रिजल्ट, क्या आएगा? कि साहब रिजल्ट वही आएगा जो डीएम और ईवीएम चाहेगा, वही रिजल्ट आएगा। कि डीएम की मर्जी से ईवीएम मैनिपुलेट होती है। जो हर जिला में आरओ चूंकि डीएम ही होते हैं मेन, तो डीएम को ही ये ड्यूटी दी जाती है। देखिए, प्रशासनिक जो अधिकार जो सेटअप होता है उत्तर प्रदेश में, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्वा होता है। और उसी के जैसे किस ऑफिसर की हिम्मत है कि जो वो चाहे वो न करें, नहीं करें।
और इलेक्शन कमीशन भी बाई एंड लार्ज सब ये दे आर हैंड इन ग्लोव। ये सारा पूरा तंत्र है। इस तंत्र को हमारे मुसलमान भाई, बैकवर्ड भाई और बाकी लोग समझ क्यों नहीं रहे? नेता तो हमारे पे क्या हो गए हैं? बेईमान नेता हैं। नेताओं से हमें उम्मीद नहीं है। जो SC ST OBC और यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के नेता हैं, बाई एंड लार्ज दे आर करप्ट, दे आर डिसऑनेस्ट। और डिसऑनेस्ट होने की वजह से ये सारा मामला नहीं हो रहा ना, एक झटके में सारा हो जाए। एक दिन के लिए अगर हम सड़कों पर उतर जाएं तो इनकी औकात नहीं है बीजेपी की और बीजेपी वालों के बाप की कि वो किसी तरह से EVM को चालू कर रखें, जातिगत जनगणना न कराएं या दूसरे हमारे हकूक़ न बहाल करें। तो ये सारी बदमाशी है इन बेईमान नेताओं की वजह से है कि आज भी हमारा समाज बिल्कुल। EVM के खिलाफ प्रदर्शन छोटे मोटे तो लगातार हुए हैं, कंटिन्यू, कोर्ट में भी मैटर गया, लेकिन अब तक चुनाव आयोग को यह आदेश कोर्ट के जरिए नहीं मिल पा रहा कि EVM पर आप एक बार गौर करें, क्या वाकई फॉल्ट है तो डिस्पैलेस करें। ऐसा नहीं हो पा रहा, क्या मामला, कोर्ट क्यों इस पर सीरियस? गुलाम सरवर साहब क्या समझते हैं कि इस देश में कोर्ट निष्पक्ष है? जिसमें 99% जज ब्राह्मण हों, 99% से ज़्यादा जज ब्राह्मण हों, और 1919 का एक मतलब डेट आगे पीछे हो सकती है, ईयर आगे पीछे हो सकता है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि ब्राह्मण का न्यायिक क्षेत्र नहीं होता। ब्राह्मण्स डू नॉट हैव जुडिशियल करेक्टर, देयरफॉर दे आर नॉट सपोज टू बी केप्ट इन जुडिशरी। इनका ब्राह्मण का न्याय क्षेत्र नहीं होता, इसलिए उन्हें न्यायपालिका से बाहर रखना चाहिए। और जहाँ 99% जज ब्राह्मण हों या ब्राह्मणवादी हों, तो आप कैसे इस पर उम्मीद कर सकते हैं? आप देखिए कि जिस तरह से ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद तो किसी को शक सुबह नहीं रह गया कि ये यहाँ की न्यायपालिका निष्पक्ष हो सकती है। ये निष्पक्ष नहीं हो सकती साहब। ये अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम वगैरह का अगर कोई हक में फैसला जा रहा है तो वो फैसला 20 साल तक लटका रहेगा। अगर विपक्ष में आ रहा, खिलाफ आ रहा है तो रातों रात जज बैठेगा, फैसला सुना देगा, कसाब को फांसी दे देगा। और उसको तमाम लोगों को इसी तरह से फांसी दी गई। भाई 3-3 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठा है कि नहीं बैठा? अगर 3 बजे बैठा है, सुबह 10 बजने दो तो भी कहा, वो तो जो आदमी कस्टडी में आपकी में है, आपकी पुलिस कस्टडी में है, और रात को जजमेंट क्यों सुना रहे हो? तो 10 बजे जजमेंट सुना, फांसी से लटका दो, अपने करना है, किसी को कोई नहीं है। तो इस न्यायपालिका की जो बैठे जो जज हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के जज हैं, जो कुछ जजों ने यहाँ तक कहा है कि मनुस्मृति के हिसाब से फैसले होने चाहिए। मेरा नाम मुझे नहीं आता, किसी जज ने कहा था कि ये तो मनुस्मृति के हिसाब से देश चलना चाहिए, मनुस्मृति के हिसाब से फैसला होना चाहिए। तो ये इस तरह से, और ये बातें तो भाजपा के कई नेता मंचों से कहने लगे हैं कि मनुस्मृति के आधार पर ही चलना चाहिए, लेकिन ये बात भारत के दलित, OBC और माइनॉरिटी को अब तक समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया है। ये जो अब तक जो देश आज़ाद हुआ और सत्ता इनके हाथ में आई, तो इन्होंने क्या किया, आम पब्लिक को करप्ट कर दिया। तो पैसा दिखाई देता, 100, 200, 500 रुपये दिखाई देता वोटर को, और वो नहीं दिखाई देता, उनको भविष्य नहीं दिखाई देता। इतना करप्ट कर दिया। और सबसे ज़्यादा करप्ट किया मायावती ने। दलित करप्ट नहीं था। जब काशीराम जी का मूवमेंट चलता था तो दलित सत्तू लेके जेब में आते थे, कहीं पानी मिल गया, हैंडपंप से पानी लिया, फाँका, और फिर नारे लगाते थे, देश का नेता कैसा हो, काशीराम जैसा हो। लेकिन मायावती ने उन ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों के सानिध्य में आकर जिस तरह से इस दलित समाज को करप्ट किया, तो हमारे जैसों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मायावती जी का आपने नाम लिया, तो क्या लगता है इस चुनाव में जो EVM का अगर खेल होगा, जो कि मैंने शंका आप जता रहे हैं, तो उसमें कहीं मायावती को भी बचाने का प्रयास किया जाएगा क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल अभी ऐसा है कि एक नया लड़का आया था, नौजवान आया था, तो उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया कि मायावती अब मतलब ये जो हो रही हैं, बूढ़ी होती जा रही हैं, ज़्यादा दिन तक इनका वो करिश्मा भी इनका ख़त्म हो गया, दलित समाज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा है, क्योंकि बार बार जो उल जलूल बयान दिए हैं, बीजेपी को वोट डालने की बात की है, तो पूरा दलित समाज बेवकूफ़ तो नहीं है कि मायावती की मानसिकता को नहीं समझता, तो वो तो मायावती से दूर जा रहा है। तो उसके बदले में उन्होंने एक नया लड़का आया था, उसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया, लेकिन वो तो चारों खाने चित्त हो गया, वो हो गया। वो आज यहाँ से गोरखपुर से चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि अगर गोरखपुर में कोई प्रोमिनेंट दलित अगर चुनाव लड़ता है तो दलित वोटों को काटेगा, दलित वोटों को बंटवारा होगा, तो उससे योगी जी की राह आसान होगी। तो वो सभी पूरा दलित समझ गया कि योगी जी को जिताने के लिए वो महाशय जी गए, और अपरिपक्व है वो, कोई उसे पता नहीं। तो ये आपका कहना है कि जहाँ दलित की आबादी बड़ी होती वहाँ से लड़ना चाहिए। और वहाँ से लड़ने का मतलब है कि निर्णायक तो है नहीं वोट,
सिर्फ कट सकता है, रास्ता आसान, मतलब पूरा आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लड़ने के लिए तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे में तो हमें कुछ पार्टियों का ऐसे मतलब शैतान टाइप के जो लोग हैं या जो बड़े लीडर हैं, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, इनको हराने के लिए बाकी हमें SC ST के जितने लीडर हैं ये क्यों नहीं हुए, एक करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? हमने कैंडिडेट नहीं उतारा वहाँ से, हम भी कैंडिडेट दे सकते थे उसके खिलाफ, कि उससे क्या है, दलित वोट कटेगा और उनका रास्ता सवर्ण हिंदुओं के वोट से वो जीत जाएगा। कुछ मतलब वहाँ दलित, OBC और माइनॉरिटी सबको एक होकर हराना चाहिए। एक होकर उसको हराना चाहिए, ये प्रयास नहीं किया गया। हमने अम्बेडकर समाज पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, तो निश्चित तौर से जो मतलब न उतारने का मतलब हम हराना चाहते हैं। जो आदमी जो कूदा है वहाँ से, ये समझेगा कि इतना प्रचार हो जाएगा कि वो हाईलाइट हो जाएगा, तो अपर पिक लो। तो इसलिए अब उन्होंने लौट के कि जब वो चला नहीं, एक और सिक्का लेके आए थे, वो भी सिक्का खोटा निकला। तो अब बीजेपी की कोशिश ये रहेगी किसी तरह से मायावती को जिंदा रखा जाए, नहीं तो भाई तेज सिंह जैसे लोग आ गए तो उनको भारी पड़ जाएंगे, उनके समाज पर भारी पड़ जाएंगे। तो उनकी हर संभव कोशिश, आप जानते हैं मेरे चुनाव में RSS सक्रिय रहा है। मुश्किल से 5% भी सीटें नहीं मिलनी चाहिए, 10-15 पे बीजेपी को समेट जाना चाहिए। जिस तरह से वोट ही नहीं पड़ा बीजेपी को, मुश्किल से 10-15 सीटों से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आज बैलेट से चुनाव करा लें, फेयर इलेक्शन करा लें और फिर देख लें, 10 सीटों के लिए बीजेपी तरस जाएगी इस माहौल में। सर, आप लगातार EVM पर हमला बोल रहे हैं और साथ में प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी घेर रहे हैं। EVM DM। आप स्वयं चुनाव मैदान में थे, आपकी पार्टी के कई प्रत्याशी मैदान में थे, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि डगमगा रहा है आपका मामला, तो आपने EVM को टारगेट कर दिया? नहीं गुलाम सरवर भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर ईमानदारी से इलेक्शन को वो EVM को टेम्पर नहीं किया गया, EVM को टेम्पर नहीं किया गया, निश्चित तौर से कम मेरी जीत वहाँ 1 लाख से ज़्यादा हुई नगीना के अंदर। अगर ट्रांसपेरेंसी रही तो और हम नेटवर्क की सीट भी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। नरैनी और ये जो है मानिकपुर की सीट भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। ऐसे जो हमें समर्थन मिला, कोई अल्टरनेटिव नहीं था हमारे सामने। जो फीडबैक आपको मिल रहा तो आपको लग रहा हम जीत रहे हैं? बिल्कुल जी, मैंने 8 बजे जायजा लिया था वोटिंग के होने से, लोगों से पूछा इधर उधर से, तो उन्होंने कहा क्या चला, ये टॉर्च चली है, टॉर्च हमारा चुनाव निशान था। तो उस हिसाब से कम मैं नगीना से 1 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी पार्टी या प्रत्याशी जिसको डर होता हारने का, वो EVM पर ठिकरा फोड़ देता है। ऐसी कोई बात तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट टू विन दिस इलेक्शन। ये जो लोग, ये विधानसभा का चुनाव है, निश्चित तौर से वहाँ मनोज पारस को मुसलमानों ने हराया और BSP को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, दलितों ने भी वोट नहीं दिया है। उनको पूरा था कि ये मायावती भी जीतने के बाद में सपोर्ट करेगी, हर दलित का ये मानना था। हर सभा में मैंने सवाल उठाया, उनका यही जवाब है कि मायावती BJP के साथ जाएंगी। तो ऐसी हालत में मतलब भाई तेज सिंह भाई था ओनली ऑप्शन, लोगों के सामने ही था। और जिस तरह से वोट पड़ा उस वैसे दलितों ने जिस तरह जम के इसके टॉर्च के लिए मेरा जो चुनाव निशान था उसके लिए वोट डाला, उससे बिल्कुल स्थिति तय हो गई कि मेरी जीत कम से कम 1 लाख से ज़्यादा है। और अगर मशीन को नहीं छेड़ा गया, मशीन से छेड़छाड़ नहीं हुई, तो मुझे वहाँ से नगीना से जीतने से कोई नहीं जीत सकता। नेटवर्क की भी सीट हम जीतेंगे, नरैनी और मानिकपुर की सीट पर 4 सीटें पर हम अपना दावा है हमारा, निश्चित तौर से हम जीतेंगे, अम्बेडकर समाज पार्टी जीतेगी। मतलब इसमें डरने की बात नहीं है EVM पे, लेकिन फिर भी आपका है कि डर है? जो मुद्दा है, मुद्दा अपनी जगह पर है, हार जीत अपनी जगह पर, मुद्दा अपनी जगह पर है। लेकिन मैं तो वहाँ बिल्कुल पूरा, मुस्लिम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुस्लिम मनोज पारस को हराना चाहता था, BJP को वोट देने का सवाल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अम्बेडकर समाज पार्टी निश्चित तौर से 2 सीटें बिजनौर से जीत रही है, नगीना और नेटवर्क की सीटों पे बड़ी मेजोरिटी जीत रही है। और बुंदेलखंड में मानिकपुर, मऊ मानिकपुर और ये जो नरैनी सीट है, वहाँ से भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। उसमें डर की कोई बात नहीं है। मतलब अगर इससे अलग हट कर ये मोमेंट है, मतलब ये तो मूवमेंट है, मुद्दा अपनी जगह पर है। हम जीतेंगे, फिर भी इस EVM के खिलाफ हमारा आंदोलन और बड़ा होगा। जनसंख्या घोटाले को हम और उजागर करेंगे। जातिगत जनगणना के लिए अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी। जीतने के बाद भी हम इस आंदोलन को चलाएंगे। ऐसा नहीं कि जीते, हर आंदोलन चलता रहे। आंदोलन चलेगा। मैं मैन ऑफ मूवमेंट, मैं मूवमेंट का आदमी हूँ, 43 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। कुल मिलाकर अब 10 मार्च का इंतज़ार तो सबको करना है, चूँकि 10 मार्च को ही नतीजे आने हैं। लेकिन EVM अगर ना होता, ये तेज सिंह जी का दावा है कि तमाम सर्वे है लोगों के, लेकिन अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा दावा है, मेरा सर्वे ये कहता है कि अगर बैलेट पर वोट हो तो भारतीय जनता पार्टी आज के माहौल में 10 सीट भी नहीं ला सकती है।
बहुत बड़ा मामला है। अब आप देखें कि सीटें आती कितनी हैं। 10 मार्च को हम लोग फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे। सर, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे विनती गुजारिश है कि इस तरह के इश्यूज़ को आम जनों तक पहुंचाने में मदद करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बने रहें देश की सच्चाई पर। शुक्रिया।